नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 91। बहुत कम संभावना। जब आदित्य का समूह अस्पताल पहुंचा तो वह तुरंत फ्रंट डेस्क पर गया और पूछा कि फैजान रिजवी किस कमरे में रह रहा है। नर्स का जवाब मिलने के बाद आदित्य अपने चेहरे पर एक उत्सुकता भरे भाव के साथ जल्दी से कमरे की ओर चला गया। उसके पीछे खड़े लोग चुप रहे, उसके गंभीर चेहरे को देखकर बोलने का साहस नहीं जुटा पाए। फैजान रिजवी के कमरे के बाहर 4 पुलिस अधिकारी थे और उन्होंने तुरंत आदित्य और उसके समूह को अंदर जाने से रोक दिया। मैं आदित्य सक्सेना हूँ। जिस व्यक्ति से मैंने फ़ोन पर बात की है उसे बता देना कि मैं यहाँ हूँ, आदित्य ने पुलिस अधिकारियों से कहा। पुलिस अधिकारियों ने एक दूसरे को सिर हिलाकर इशारा किया। उसके बाद उनमें से एक ने कमरे में प्रवेश किया। कृपया हमें अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए एक क्षण दें, सर, पुलिस अधिकारियों में से एक ने बड़बड़ाया। वे आदित्य के समूह से भयभीत थे। हालांकि वह अपने सभी लोगों को अस्पताल के अंदर नहीं लाया था, फिर भी उसके पीछे 4 लोग थे। आदित्य ने समझ में सिर हिलाया। उसने पुलिस अधिकारियों के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं कीं। कम से कम वे फैजान रिजवी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में गंभीर तो थे। कुछ देर बाद एक महिला पुलिस अधिकारी कमरे से बाहर निकली। उसने आदित्य को घूरा और सलाम किया। मिस्टर सक्सेना, आदित्य ने सिर हिलाकर कहा, मैं उसे देखना चाहता हूँ। महिला पुलिस अधिकारी ज़ारा नाइक ने आह भरते हुए कहा, आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन आपके आदमी बाहर ही रह सकते हैं। यहीं रहो और किसी को हमें परेशान मत करने दो, आदित्य ने करण और बाकी लोगों से कहा। हाँ बॉस। आदित्य ज़ारा नाइक के पीछे कमरे में गया और फैजान रिजवी को देखा, जिसका चेहरा धुंध से ढका हुआ था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं, ऐसा लग रहा था कि वह गहरी नींद में है। बिस्तर के बगल में एक मशीन थी जो लगातार उसकी हृदय गति पर नजर रख रही थी। आदित्य चुपचाप उस आदमी को देखता रहा। उसके बलिदान के कारण सभी बंधकों को रिहा कर दिया गया। ज़ारा नाइक ने फैजान रिजवी का हाथ धीरे से पकड़ लिया। वह उसके लिए पिता समान था। वह व्यक्ति था जिसने कमलापुरा सिटी पुलिस स्टेशन का पुलिस अधिकारी बनने के बाद उसका मार्गदर्शन किया। दिनेश राणा के बारे में क्या? आदित्य की आवाज़ ठंडी थी, जिससे ज़ारा नाइक अनजाने में कांप उठी। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर घुमाई और जवाब दिया। दिनेश राणा और उसके साथ साथी भागने में सफल रहे। उनमें से 8 गोलीबारी में मारे गए। ये सुनकर आदित्य ने सिर हिलाया। मुझे प्रभारी डॉक्टर को बुलाओ, मैं उनकी राय सुनना चाहता हूँ। ज़ारा नाइक ने उसके आदेशात्मक स्वर पर अपनी भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन ये जानते हुए कि आदित्य उसके गुरु का करीबी दोस्त था, वह केवल सहमत हो सकती थी। ठीक है, फिर उसने डॉक्टर को बुलाया। जब ज़ारा नाइक फ़ोन पर थी, आदित्य ने अपने अध्ययन कक्ष में बैठे हुए टेलीफोन नंबर डायल किया। हेलो, एक ठंडी आवाज़ ने कॉल का जवाब दिया। वैदेही, मैं चाहता हूं कि तुम दिनेश राणा का पता लगाओ। जैसे ही कुछ जानकारी मिले मुझे उसकी लोकेशन भेज देना, आदित्य ने फैजान रिजवी के चेहरे की ओर देखते हुए कहा। इसे मुझ पर छोड़ दो, वैदेही ने जवाब दिया। आदित्य ने फ़ोन काट दिया। जल्द ही 3 डॉक्टर कमरे में दाखिल हुए। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो 40 के करीब था और बाकी 2 नए डॉक्टर थे। मुझे लगता है कि आपको इन पर एक नज़र डालनी चाहिए, मिस ज़ारा नाइक। अधेड़ उम्र के डॉक्टर ने ज़ारा नाइक से हाथ मिलाया। डॉक्टर माहेश्वरी, मैं मिस्टर आदित्य सक्सेना हूँ। वे सर फैजान रिजवी के करीबी दोस्त हैं। मिस्टर सक्सेना, मैं डॉक्टर माहेश्वरी हूँ, जो सर फैजान रिजवी के ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार सर्जन हैं। ज़ारा नाइक ने उन दोनों का एक दूसरे से परिचय कराया। माहेश्वरी का उच्चारण मर या नो है। डॉक्टर माहेश्वरी, आपसे मिलकर खुशी हुई। आदित्य ने इस चिकित्सा विशेषज्ञ के सामने कोई दिखावा नहीं किया। इसी तरह मिस्टर सक्सेना। डॉक्टर माहेश्वरी, क्या आप मुझे सर फैजान रिजवी की हालत के बारे में बता सकते हैं? आदित्य को उम्मीद थी कि फैजान रिजवी अभी भी ठीक हो सकते हैं। मरीज के बाएं गाल पर 2 गोलियां लगी हैं, जिससे उसके चेहरे का बायां हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। उसके शरीर के लगभग हर हिस्से में चोट के निशान हैं। ये चमत्कार ही है कि इतनी गंभीर चोटों के बाद भी वह बच गया। हालांकि उसके मस्तिष्क में खून के थक्के के कारण उसके ठीक होने की संभावना बहुत कम है। डॉक्टर माहेश्वरी ने फैजान रिजवी के हाथ में मौजूद दस्तावेज पर लिखी जानकारी को देखते हुए बुदबुदाया। उसके पास कितना समय बचा है? आदित्य ने धीमी आवाज में पूछा। डॉक्टर माहेश्वरी ने आदित्य की ओर देखा और माफी मांगते हुए अपना सिर हिलाया। अगर उसके मस्तिष्क में खून का थक्का नहीं हटाया गया तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा 1 महीना ही बचा है। दुर्भाग्य से सर फैजान रिजवी का मामला ऐसा नहीं है जिसे हमारा अस्पताल संभाल सके। यहाँ तक कि हमारे न्यूरोसर्जन भी शक्तिहीन हैं। डॉक्टर माहेश्वरी, आपके समय के लिए धन्यवाद। आदित्य ने डॉक्टरों की ओर सिर हिलाया।
फिर उसने ज़ारा नाइक को घूरते हुए कहा, कृपया उसका ख्याल रखें। अचानक उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। वैदेही का मैसेज था। ये देखकर आदित्य ने जल्दी से उसका मैसेज खोला। मैसेज में दिनेश राणा और उसके साथियों की तस्वीरें थीं। उनके छिपने की जगह के बारे में भी जानकारी थी। वैदेही को सीसीटीवी कैमरे से उनकी तस्वीरें मिल गईं। आदित्य को नहीं पता कि वह उन्हें कैसे हासिल कर पाए। आदित्य ने अपना फ़ोन बंद किया और कमरे से बाहर निकल गया। चलो चलें, उसने करण और बाकी लोगों से कहा। जब वे पुलिस अधिकारियों से दूर चले गए तो उसकी आंखों में ठंडक चमक उठी। हमारे पास मारने के लिए लोग हैं, अपने आप को तैयार करो। ये सुनकर करण के अलावा बाकी तीनों दंग रह गए। दिनेश राणा और उनके साथ अधीनस्थ मेट्रोपॉलिटन मनीला के प्रथम श्रेणी के शहर मालाबोन में एक घर के अंदर अस्थायी रूप से शरण ले रहे थे। उनमें से 4 लोग हल्के रूप से घायल हो गए, जिनमें दिनेश राणा भी शामिल थे। बेनोंदो से भागते समय उनके कंधे में गोली लगी थी। इस समय वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। हमें यहाँ मदद की ज़रूरत है। हम लोंगोस, मालाबोन में रह रहे हैं। हम में से 4 लोग घायल हैं। अपने साथ कुछ डॉक्टर भी ले आओ, दिनेश राणा ने कहा। कुछ देर बाद उसने फ़ोन काट दिया और अपने मातहतों से कहा, हमारे लोग हमें लेने आ रहे हैं। बस थोड़ी देर इंतज़ार करो, वे जल्दी ही यहाँ आएंगे। ये बहुत अच्छा है। अपनी आवाज़ कम रखें। हमारी टीम 4 घंटे के भीतर यहाँ पहुँच जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप में से 2 लोग बाहर निगरानी रखें। अगर आपको कुछ संदिग्ध नज़र आए तो तुरंत हमें सूचित करें। दिनेश राणा लापरवाह नहीं होना चाहते थे। वे इस समय और लोगों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वे यहाँ आने के रास्ते में पहले ही 8 लोगों को खो चुके हैं और उनमें से 4 घायल भी हुए हैं। अगर वे पुलिस से भिड़ गए तो उन्हें एक बार फिर पकड़ा जा सकता है। अध्याय 92 बदला। बॉस, हम आ गए, कुणाल ने गाड़ी रोकते हुए कहा। चलो चलें। आदित्य ने दरवाज़ा खोला और कार से उतर गया। बाकी लोग भी जल्दी से उसके पीछे चले गए। नागरिकों को उन पर संदेह न हो, इसके लिए वे दिनेश राणा के समूह के छिपने के स्थान की ओर अलग अलग चले गए। आदित्य, करण और कुणाल के साथ मिलकर लोंगोस की झुग्गियों में पहुंचे। निवासियों को इस बात का पता नहीं था कि उनके इलाके में एक शीर्ष स्तर का अपराधी छिपा हुआ है। बच्चे संकरी पगडंडी पर खेल रहे थे और वयस्क लोग बियर पी रहे थे, जबकि अभी भी दोपहर के 12:30 बजे थे। बॉस, 2 संदिग्ध लोग हैं। एक ने काली शर्ट और डेनिम पैंट पहन रखी है, दूसरे ने हरी शर्ट और काली पैंट पहन रखी है। क्या आप चाहते हैं कि हम उन्हें नीचे उतार दें? करण ने फुसफुसाते हुए कहा। आदित्य ने भी इन 2 लोगों को देखा। कुणाल, जाकर उस हरे शर्ट वाले लड़के से निपटो। करण, वो काले शर्ट वाला तुम्हारा है। चुपचाप करो, किसी को कुछ पता न चले। कुणाल और करण ने सिर हिलाकर सहमति जताई और फिर अलग अलग चले गए। आदित्य ने देखा कि कुणाल ने हरे रंग के आदमी से कैसे निपटा। वह पहले धीरे धीरे उस आदमी के पीछे गया और चुपके से अपनी पिस्तौल से उस आदमी के सिर पर गोली चला दी। उसकी पिस्तौल में साइलेंसर लगा था और उससे सिर्फ हल्की दबी हुई आवाज़ आ रही थी। फिर उसने उस आदमी को पकड़ लिया और उसे ज़मीन पर गिरने से बचाया। अरे दोस्त, तुमने बहुत पी रखी है। चलो मैं तुम्हें घर वापस ले चलता हूँ, कुणाल ने कहा और हरे रंग के आदमी को ले गया। जहाँ तक करण का सवाल है, उसकी हरकतें बहुत तेज थीं और किसी ने भी उसे दूसरे व्यक्ति की गर्दन तोड़ते हुए नहीं देखा। 2 चौकीदारों से निपटने के बाद आदित्य अपने सामने बने गेट वाले घर की दीवार फांदकर अंदर गया। फिर उसने अपनी प्रोटोटाइप एनर्जी पिस्तौल निकाली और चुपचाप प्रवेश द्वार की तलाश करने लगा। उसके अन्य अधीनस्थों ने भागने के रास्ते बंद कर दिए और उनमें से 2 आदित्य का घर के अंदर तक पीछा करने लगे। उसके पीछे खड़े लोगों में से एक ने उसके कंधे पर थपथपाया और बालकनी की ओर इशारा किया। आदित्य ने अपने अधीनस्थ के इरादों को समझ लिया और उसे सिर हिलाकर इशारा किया। फिर उसने अपने अधीनस्थ के कंधे पर पैर रखा और उसे बालकनी से कूदने के लिए स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया। अपने बड़े हुए शरीर के साथ ऐसा कुछ करना मुश्किल नहीं था। आदित्य ने जमीन पर उतरते समय होने वाली आवाज़ को कम करने के लिए लुढ़का और फिर अपने 2 अधीनस्थों को खींचकर दूसरी मंजिल पर ले गया। आदित्य ने झुककर दरवाजे की ओर इशारा करते हुए मन ही मन कहा, जाओ। उसके 2 अधीनस्थों ने गंभीरता से सिर हिलाया। उनमें से एक खड़ा हुआ और अचानक लात मारकर दरवाज़ा खोला। फिर उसने गोलियां चला दीं। आदित्य और उसके बगल में खड़ा दूसरा आदमी भी अंदर घुस गया और अंदर मौजूद लोगों पर गोलियां चलाने लगा। पा पा पा, वहां ऊपर क्या हो रहा है? भूतल से एक भयभीत कर देने वाली चीख आई, जिसके बाद तेजी से कदमों की एक श्रृंखला सुनाई दी। आदित्य ने देखा कि दिनेश राणा भी ऊपर जा रहे लोगों में से एक है। उसे देखते ही उसकी आंखों में ठंडक की चमक आ गई और उसने ट्रिगर दबा दिया। स्वूश! दिनेश राणा और उसके लोग उनकी गोलियों की चपेट में आकर छलनी बन गए। धप धप, मुझे लगता है आपको एक नज़र डालनी चाहिए। दिनेश राणा को दिल में गोली लगने के बाद तुरंत मौत नहीं हुई।
उसने आदित्य को घूरा और जब उसने आदित्य का चेहरा देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई और फिर वे धुंधली हो गईं। उनके शवों की जांच करो और सुनिश्चित करो कि वे सभी मर चुके हैं, आदित्य ने आदेश दिया। हाँ बॉस। उसके बगल में खड़े दो लोग तुरंत काम पर लग गए। आदित्य दिनेश राणा की लाश के पास गया और उस पर थूक दिया। मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूँ चाचा फैजान रिजवी, उसने बुदबुदाया। बॉस, वे सभी मर चुके हैं, उसके अधीनस्थों ने बताया। ठीक है, चलो वापस चलते हैं, बाकी काम पुलिस को करने दो, आदित्य ने प्रोटोटाइप एनर्जी पिस्तौल को अपने कब्जों में रखते हुए कहा। जब वे अपनी गाड़ियों में वापस चले गए तो आदित्य ने फैजान रिजवी का नंबर डायल किया। कॉल उठाने वाले व्यक्ति का नाम ज़ारा नाइक था। नमस्ते श्री सक्सेना, मिस ज़ारा नाइक, कृपया उस स्थान पर जाएं जो मैं आपको भेजूंगा। वहां पहुंचने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप एक समझदार महिला हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। साथ ही अपने साथ कुछ आदमी भी ले जाएं क्योंकि वहां कुछ खतरे हो सकते हैं, आदित्य ने रहस्यमय ढंग से कहा। मिस्टर सक्सेना, ये सब क्या है? ज़ारा नाइक ने संदेह से पूछा। बदला, जब तुम लोकेशन चेक कर लो तो मुझे कॉल करना, आदित्य ने कॉल डिस्कनेक्ट करने से पहले जवाब दिया। ज़ारा नाइक को फ़ोन आने के बाद संदेह होने लगा। सर फैजान रिजवी के अनुसार मिस्टर सक्सेना हमारे सहयोगी हैं। मुझे आश्चर्य है कि यह सब क्या है, उसने मन ही मन सोचा। यद्यपि उसे कुछ संदेह था, फिर भी उसने आदित्य के निर्देशों का पालन किया और कमलापुरा सिटी पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों को आदित्य द्वारा भेजे गए स्थान पर ले आए। यही वह जगह है, सभी लोग सावधान रहें, ज़ारा नाइक ने अपनी पिस्तौल निकालते हुए कहा। हालांकि उसे समूह में सबसे कम अनुभव था, लेकिन अब वह पहले की तरह डरी हुई नहीं थी। वह टीम को गेट वाले घर के अंदर ले गई और जब वे अंदर गए तो उन्होंने दिनेश राणा और उसके आदमियों की लाशें देखीं। ये दिनेश राणा है, ये वही कमीने हैं जिन्होंने हमारे चीफ को गोली मारी थी, एक पुलिस अधिकारी ने चिल्लाकर कहा। उनकी नब्ज जांचो, ज़ारा नाइक ने चौंके हुए पुलिस अधिकारियों से चिल्लाकर कहा। वह हाल ही में पदोन्नत हुई पुलिस कॉर्पोरल थी, लेकिन सभी ने अनजाने में उसकी बातें सुन लीं। ज़ारा नाइक ने खून से लथपथ दृश्य देखकर भौहें सिकोड़ लीं। फिर वह घर से बाहर निकली और आदित्य का नंबर डायल किया। मिस ज़ारा नाइक, मुझे लगता है कि आप पहले ही शवों से निपट चुकी होंगी, आदित्य की शांत आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मिस्टर सक्सेना, आपने इन लोगों को मार डाला। हालांकि वे अपराधी हैं, लेकिन आपको हमारे द्वारा कार्रवाई किए जाने का इंतजार करना चाहिए था, ज़ारा नाइक ने ठंडी आवाज़ में कहा। वह दिनेश राणा के समूह पर भड़की हुई थी, लेकिन उसे लगा कि आदित्य ने इस बार हद पार कर दी। मिस ज़ारा नाइक, अगर मैं आप लोगों का इंतजार करता तो दिनेश राणा का समूह पहले ही भाग चुका होता। इसे अपने पास रखो और मैं तुम्हें इसका श्रेय लेने दूंगा। अगर तुम मुझे इसके लिए हिरासत में लेना चाहती हो तो कोशिश करो, आदित्य ने ठंडी आवाज़ में कहा। ज़ारा नाइक ने दांत पीसते हुए गुस्से से फ़ोन काट दिया। वह कमीना, उसने कानून अपने हाथ में लेने की हिम्मत कैसे की? वह आदित्य से निपटना चाहती थी, लेकिन वह दुविधा में थी। अंत में उसने गहरी सांस ली और इस मामले को अपने दिल में ही दफनाने का फैसला किया। अध्याय 93 विक्टोरिया लागुना तक हेलीकॉप्टर की सवारी। आदित्य पहले से ही विला में था और उसने तुरंत वैदेही से कहा कि वह मालाबोन में उनकी गतिविधियों के सभी निशान मिटा दे। यह ज़ारा नाइक को उनके बारे में सबूत इकट्ठा करने से रोकने के लिए था। उसे नहीं पता था कि वह महिला उसकी दोस्त बनने के लिए तैयार होगी या वह इतनी जिद्दी होगी कि उसे दुश्मन बना लेगी। वर्चुअल वर्ल्ड सिस्टम कैसा है? आदित्य ने वैदेही के पास बैठते हुए पूछा। मैंने सिस्टम पहले ही बना लिया है, मैं अब बस इसमें सुधार कर रही हूँ। मुझे कल तक ये काम पूरा कर लेना चाहिए। मैंने 7 निर्माण कंपनियों से कैप्सूल के पुर्जे बनाने के लिए कहा है। मैंने कैप्सूल बनाने में लगने वाले समय को बचाने के लिए ऐसा किया। मुझे बस पुर्जे जोड़ने हैं और सिस्टम लगाना है, वैदेही ने बिना उसकी ओर देखे कहा। ये सुनकर आदित्य प्रसन्न हुआ। अच्छा काम है, तुम जा सकते हो, वैदेही ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी बातें सुनकर आदित्य का चेहरा उतर गया। घर का मालिक मैं हूं या तुम? उसने झल्लाकर सोचा। क्या आप पहले थोड़ा आराम कर सकते हैं? संयोग से मेरे पास एक युद्धपोत है जिसे मैंने अभी तक चेक नहीं किया है। आपको मेरे साथ आना चाहिए। पूरे दिन इस कमरे में रहने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आदित्य ने अपनी 3 दिन की छुट्टी के दौरान एक विलुप्ति श्रेणी का युद्धपोत लिया। फिलहाल उसके पास इसका कोई उपयोग नहीं था, लेकिन यह इस युद्धपोत से खुद को परिचित करने का एक अच्छा अवसर था। वैदेही ने अपना काम रोक दिया और उसे उदासीनता से देखने लगी। क्या ये कोई आदेश है? उसने पूछा। आदित्य ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। आप ऐसा कह सकते हैं। वैदेही खड़ी हुई और बुदबुदाई। ठीक है, मुझे तैयार होने के लिए थोड़ा समय दो। फिर वह चली गई और कमरे से बाहर निकल गई। आदित्य ने उसकी आकृति को देखते हुए ठहाका लगाया। ये भी अच्छा है,
कम से कम उसका व्यक्तित्व मुझे उसके प्रति कोई भी अभद्र विचार रखने से रोक रहा है। वैदेही का इंतजार करते हुए आदित्य लिविंग रूम में चले गए और अपने सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने लगे। इंस्टाग्राम पर उनकी सबसे नई पोस्ट पेरिस की उनकी हालिया यात्रा के बारे में थी। इसमें उनकी अकेले की तस्वीरें थीं और तनुजा और अन्य लोगों के साथ समूह की तस्वीरें भी थीं। हालांकि ज़्यादातर तस्वीरों में सिर्फ तनुजा और वह ही थे। उनके बचपन के दोस्त और हाई स्कूल के सहपाठी भी उनसे तनुजा के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछ रहे थे। आदित्य ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया, वह सिर्फ उनकी टिप्पणियों को ही देखता रहा। फिर उसने संदेशों पर क्लिक किया और अपने बचपन के एक दोस्त का संदेश देखा। वह व्यक्ति उससे पूछ रहा था कि क्या वह अभी भी बाकल ब्रदर्स कंपनी के लिए निर्माण मजदूर के रूप में काम कर रहा है। जाहिर है वह किसी शहर में नौकरी की तलाश कर रहा था और वह चाहता था कि आदित्य उसका परिचय कराए। ये व्यक्ति उसका सबसे अच्छा दोस्त था और उसे देखे हुए उसे काफ़ी समय हो गया था। आदित्य ने उसके संदेश का जवाब इस तरह दिया, मैं अपने गांव से होकर गुजरूंगा, मैं तुमसे व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा, मेरा इंतजार करो। जवाब भेजने के बाद आदित्य ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। जल्द ही वैदेही ने आखिरकार अपनी तैयारियां पूरी कर लीं। उसने ठंडे पानी से नहाया और आरामदायक कपड़े भी पहन लिए। उसके कपड़ों का चुनाव बहुत ही लड़कों जैसा था, लेकिन इससे उसका आकर्षण कम नहीं हुआ। उसके दाहिने पैर में एक होलिस्टर भी बंधा हुआ था जिसमें एक डेजर्ट ईगल पिस्तौल थी। चलो चलें, उसने ठंडी आवाज़ में कहा। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए, तुम्हें पता है कि बंदूक लेकर घूमना गैरकानूनी है न? आदित्य ने उसे शर्म से देखते हुए बुदबुदाया। मेरे पास इस बंदूक के लिए कागजात हैं, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैदेही ने उसके पास से गुजरते हुए अपने बाल झटक दिए। फिर वह उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना ही दरवाजे की ओर चल दी। अया, इस लड़की के साथ घुलना मिलना बहुत मुश्किल है। आदित्य ने अफसोस में अपना सिर हिलाया। विलुप्ति श्रेणी का युद्धपोत प्रशांत महासागर में एक छोटे से द्वीप के पास लंगर डाले हुए था। यह मुख्य भूमि से काफ़ी दूर था, इसलिए उन्हें हेलीकॉप्टर से वहां जाना पड़ा। वैदेही हेलीकॉप्टर चलाना जानती थी, इसलिए उन्हें अब इलियट भाई बहनों से यह नहीं कहना पड़ता कि वे आकर उनके लिए ड्राइव करें। चलो विक्टोरिया लगुना में रुकते हैं, मुझे वहाँ कुछ काम निपटाने हैं, आदित्य ने कहा। ठीक है, वैदेही ने सिर हिलाया। फिर उसने हेलीकॉप्टर का कंट्रोल ऑन कर दिया। आदित्य इस बार करण को साथ नहीं लाया था। वैदेही भी करण की तरह ही एक उन्नत कृत्रिम जीवन रूप थी और वह भी एक बहुत ही कुशल सैनिक थी। आदित्य भी खुद एक साधारण व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसे उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं थी। हेलीकॉप्टर के अंदर से नज़ारा देखना आदित्य के लिए पहली बार था। मेट्रोपॉलिटन मनीला का हवाई दृश्य देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। विक्टोरिया लेगुना पहुंचने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा। वे एक विशाल मैदान पर उतरे जो उनके परिवार की विरासत में मिली ज़मीन का हिस्सा था। उनके पिता ने यहाँ एक सुअ का बाड़ा बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन उस समय की कठिन परिस्थितियों के कारण उन्हें इसे बनाने का अवसर नहीं मिला। हेलीकॉप्टर को देखकर गांव के निवासी दंग रह गए और वे उसे नज़दीक से देखने के लिए लैंडिंग क्षेत्र की ओर चल पड़े। आदित्य के चाचा जो पास की ज़मीन की रखवाली कर रहे थे, चौंक गए। कौन सा कमीना यहाँ उतरने की हिम्मत करता है? उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी और हेलीकॉप्टर के उतरने के स्थान की ओर भागे। उनके चचेरे भाई के परिवार ने उन्हें इस ज़मीन की देखभाल करने के लिए कहा था, इसलिए इसकी सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी थी। हालांकि वह हेलीकॉप्टर के मालिक को नाराज़ करने से थोड़ा डरे हुए थे, फिर भी वह उतरने के स्थान पर पहुंच गए। जोमार, क्या तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है? हेलीकॉप्टर यहाँ क्यों उतरा? आदित्य के चाचा जोमर ने भौहें सिकोड़ते हुए सिर हिलाया। मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन जब उन्होंने हमारी ज़मीन पर अतिक्रमण करने की हिम्मत की तो उन्हें परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने हाथ में चाकू लेकर हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ते हुए कहा। जोमर हेलीकॉप्टर के करीब आते ही आंखें मूंद कर चल रहा था। धूल और पत्तियां उसके चेहरे पर उड़ रही थीं, इसलिए उसे अपनी आंखों को अपने बाएं हाथ से ढकना पड़ा। जैसे ही उसने हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे लोगों को करीब से देखा तो अंदर आदित्य को देखकर वह अवाक रह गया। आदित्य, अध्याय 94। बचपन का सबसे अच्छा दोस्त। आदित्य हेलीकॉप्टर से उतरा और अपने चाचा की ओर देखकर मुस्कुराया। नमस्ते चाचा जोमा, आप कैसे हैं? उसके चाचा इतने हैरान थे कि कोई जवाब नहीं दे पाए। जब उन्हें एहसास हुआ कि यह वाकई उनका भतीजा है तो उनका दिमाग लगभग काम करना बंद कर गया। आदित्य, ये क्या हो रहा है? आदित्य ने उसकी ओर देखते हुए ठहाका लगाया। इससे पहले कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं, क्या तुम कृपया उस चाकू को हटा सकते हो? ये सुनकर जोमर शर्म से हंस पड़ा। मुझे लगा कि कोई हमारी ज़मीन पर अवैध रूप से घुस आया है, इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो पहले घर के अंदर चलते हैं। आदित्य ने सिर हिलाया। वैदेही भी हेलीकॉप्टर से कूद गई और जब जोमर ने उसे देखा तो वह प्रशंसा से उसे देखता ही रह गया। वह बहुत खूबसूरत थी। आदित्य, ये वैदेही है, यह मेरी दोस्त है।
ये शर्मीली है इसलिए अजनबियों से ज्यादा बात नहीं करती। कृपया इसका बुरा न माने अंकल, आदित्य ने जवाब में फुसफुसाया। क्या ऐसा है? उसके चाचा ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। वाह आदित्य, क्या ये तुम्हारा हेलीकॉप्टर है? आदित्य, तुम्हारे पीछे वो महिला कौन है? क्या वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? उनके जिज्ञासु पड़ोसियों के पास उनके लिए बहुत सारे सवाल थे। आदित्य ने आधे मन से उनके सवालों के जवाब दिए और फिर अपने चाचा के साथ उनके घर की ओर भाग गया। इस बीच वैदेही धीरे धीरे चल रही थी और आदित्य के पड़ोसियों ने उसके लिए रास्ता बना दिया। कितनी सुंदर लड़की है, वह आदित्य की गर्लफ्रेंड होगी। ऐसा लगता है कि आदित्य को शहर में जैकपॉट मिल गया है। अब वह हेलीकॉप्टर में भी सवारी कर सकता है। अपने पुराने घर के अंदर आदित्य और वैदेही एक दूसरे के बगल में बैठे थे जबकि उसके चाचा उन दोनों पर बारीकी से नजर रख रहे थे। आदित्य, सच बताओ, क्या हो रहा है? आदित्य जानता था कि उसे इस बार अपने कुछ राज उजागर करने ही होंगे। उसे छिपाने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि सभी ने उसे हेलीकॉप्टर में सवार होते हुए देखा था। इसलिए उसने अपने चाचा को बताया कि वह ताज होटल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया है। आदित्य ने उनसे वही झूठ बोला जो उसने अपने माता पिता से कहा था। उनके चाचा को काफी समय तक जानकारी को संसाधित करने में समय लगा। वैदेही पूरे समय चुप रही, इसलिए सिर्फ आदित्य और उसके चाचा ही बातें करते रहे। आदित्य के जाने से पहले वे लगभग 1 घंटे तक बातें करते रहे। चाचा, मुझे अभी एल्ड्रिन से मिलना है। हम पहले विदा लेंगे। मैं हेलीकॉप्टर आपकी देखभाल में छोड़ दूंगा। वह बदमाश। जोमन ने चेहरे पर मुस्कान लिए आदित्य के पीछे हटते हुए शरीर को देखा। एल्ड्रिन ही वह व्यक्ति था जिसने उसे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था। वह आदित्य के बचपन के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक था। वे साथ साथ बड़े हुए और उनके बीच भाईचारे जैसा रिश्ता विकसित हुआ। अपने परिवार की तरह एल्ड्रिन का जन्म भी किसान परिवार में हुआ था। हालांकि एल्ड्रिन के परिवार के पास जमीन का बड़ा टुकड़ा था, इसलिए उनकी आय उनके परिवार की तुलना में बहुत अधिक थी। जब आदित्य के परिवार के पास खाने को कुछ नहीं होता था तो एल्ड्रिन का परिवार उन्हें कुछ न कुछ दे देता था। इस वजह से आदित्य हमेशा एल्ड्रिन के प्रति कृतज्ञता महसूस करता था। वे जल्द ही एक घर के सामने पहुंचे जो सूखे निपा घास, बांस और सस्ते सीमेंट के मिश्रण का उपयोग करके बनाया गया था। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। आदित्य, तुम सच में आ गए। भूरे रंग का एक आदमी जो लगभग 25 साल का लग रहा था घर से बाहर आया और आदित्य से हाथापाई करने लगा। यह आदमी एल्ड्रिन था। एल्ड्रिन एक आम फिलिपिनो पुरुष था जिसकी लंबाई 5 फीट और 7 इंच थी। वह कई सालों तक खेती बाड़ी का काम करने की वजह से काफी फिट और सांवला था। तुम बहुत लंबे हो गए हो। पहले तो तुम भी मेरे बराबर लंबे थे। एल्ड्रिन ने विशालकाय आदित्य को देखते हुए जीभ चटकाए। इस समय उसने आखिरकार आदित्य के पीछे खड़े व्यक्ति पर ध्यान दिया। ये पुरुषों के कपड़े पहने एक खूबसूरत महिला थी। उसके चेहरे पर ठंडक और उदासीनता थी। उसे उत्सुकता से देखते हुए उसने आदित्य से फुसफुसा कर पूछा, अरे दोस्त, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? आदित्य ने तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं, यह मेरी दोस्त वैदेही है। मैं इसे यहाँ मौज मस्ती करने के लिए लाया हूँ, उसने औपचारिकतावश समझाया। एल्ड्रिन ने उसके अस्वाभाविक भाव को देखा और सोचा कि उसने सही जगह पर चोट की है। उसने आदित्य को कोहनी मारी और उसे एक जानकार नज़र से देखा। अंदर आओ, मैं तुम दोनों के लिए कॉफ़ी बनाता हूँ। धन्यवाद। आदित्य उसके पीछे घर के अंदर चला गया। उनके गांव में मेहमानों को कॉफ़ी पिलाना एक परंपरा थी। हालांकि यहाँ मौसम ज़्यादातर समय गर्म रहता था, लेकिन फिर भी वे इस परंपरा को निभाने से पीछे नहीं हटे। आदित्य, मैं तुम्हारे साथ गोलमोल बातें नहीं करूँगा। मुझे इस बार तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है, एल्ड्रिन ने कहा और उन्हें कॉफ़ी से भरे कप थमा दिए। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, खुलकर बोलो। वैदेही के सामने तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। वह तुम्हें जज नहीं करेगी। एल्ड्रिन ने बोलने से पहले गहरी सांस ली। देखिए, हमारे सबसे बड़े ग्राहक ने हमारी फसलें नहीं खरीदी, इसलिए हम आर्थिक रूप से मुश्किल में हैं। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या आप मुझे अपनी कंपनी से मिलवा सकते हैं। मेरे लिए निर्माण मजदूर के रूप में काम करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मुझे इस क्षेत्र में काफ़ी अनुभव है। आदित्य ने मन ही मन आह भरी। अगर उसके पास रहस्यमयी ऐप न होता तो उसकी ज़िंदगी भी एल्ड्रिन जैसी ही होती। यार, मैं अब उस कंपनी में काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक ज़्यादा भरोसेमंद जगह से मिलवा सकता हूँ। ये सुनकर एल्ड्रिन की आंखें चमक उठीं। सच में? बिल्कुल, बस मुझे अपने दस्तावेजों की एक तस्वीर भेजो ताकि मैं उन्हें तुम्हारी जानकारी दे सकूं। इस मामले को सुलझाने के लिए उसे बस एक शब्द कहने की ज़रूरत थी। ज़रूर, मेरे पास पहले से ही ये हैं। रुको, मैं इन्हें अभी तुम्हें भेज देता हूँ। एल्ड्रिन ने अपना फ़ोन उठाया और अपने दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी आदित्य को भेज दी। आदित्य ने फिर जेड को अपने दस्तावेज भेजे और उसे एल्ड्रिन के लिए नौकरी का इंतज़ाम करने को कहा। मैंने कंपनी को पहले ही सूचित कर दिया है।
कोई जल्द ही तुम्हें फोन करेगा। इतनी जल्दी? एल्ड्रिन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने मामले को कितनी जल्दी निपटा दिया। आदित्य ने हंसते हुए एल्ड्रिन के कंधे पर हाथ फेरा। यार, हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे क्योंकि हमें अभी भी कुछ काम करने हैं। कृपया अंकल और आंटी को मेरा अभिवादन भेज देना। आदित्य और वैदेही उसे विदा देकर चले गए। एल्ड्रिन को अभी भी आदित्य की बातों पर थोड़ा संदेह हो रहा था, लेकिन अचानक उसे एक फोन आया। नमस्ते, मैं एल्ड्रिन अरेलानो बोल रहा हूँ। क्या मुझे पहले ही काम पर रखा जा चुका है और आप चाहते हैं कि मैं कल काम करूं? वह अपने सबसे अच्छे दोस्त की छवि को याद किए बिना नहीं रह सका। आदित्य की पहचान उसके दिल में रहस्यमय हो गई। अध्याय 95 फतेह राठी और पोसाइडन 001 आदित्य और वैदेही हेलीकॉप्टर से विलुप्ति श्रेणी के युद्धपोत के स्थान पर पहुंचे। यात्रा 1 घंटे से अधिक समय की थी, लेकिन आदित्य को पूरे समय बोरियत महसूस नहीं हुई। वह उनके नीचे के दृश्यों की तस्वीरें और वीडियो ले रहा था। वह उन्हें अपने माता पिता को दिखाना चाहता था जब वे मेट्रोपॉलिटन मनीला लौटते थे। 1 घंटे से ज्यादा की उड़ान के बाद आखिरकार एक विशाल जहाज नजर आया। आदित्य के अनुमान के मुताबिक जहाज की लंबाई करीब 260 मीटर और चौड़ाई करीब 60 मीटर थी। इस पर 10 हमलावर हेलीकॉप्टर और 2 लड़ाकू विमान सवार थे। ये किस तरह के हेलीकॉप्टर हैं? आदित्य ने पूछा। वे AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं। इस समय इस मॉडल को दुनिया का सबसे शक्तिशाली हमला हेलीकॉप्टर माना जाता है। बेशक यह अभी भी ब्लैक ड्रैगन असॉल्ट हेलीकॉप्टर की तुलना में कम है जिसे आप बनाने की योजना बना रहे हैं। जहां तक लड़ाकू विमानों की बात है, वे F-22 रैप्टर हैं। आश्चर्यजनक रूप से वैदेही ने उसे एक लंबा स्पष्टीकरण दिया। ये सुनकर आदित्य दंग रह गया। मैंने एक युद्धपोत लिया और बोनस में 10 हमलावर हेलीकॉप्टर और 2 लड़ाकू विमान मिले। अचानक उन्हें रेडियो संचारक से एक स्थिर शोर सुनाई दिया। मैं रियर एडमिरल डेक्सेंडियस फुलियान, पोसेडॉन 001 का कप्तान हूँ। आप हमारे हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने वाले हैं और मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि जहाज के करीब न जाएं। रेडियो पर एक शक्तिशाली आवाज सुनी जा सकती थी। आदित्य को यह सुनकर झटका लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि युद्धपोत के अंदर भी लोग हैं। नमस्ते एडमिरल फुलियान, मैं युद्धपोत का मालिक आदित्य सक्सेना हूँ। कृपया हमारे हेलीकॉप्टर को जहाज पर उतरने दें, उसने शांत स्वर में जवाब दिया। वैदेही ने उसे देखा पर कुछ नहीं बोली। तो यह मिस्टर सक्सेना हैं। कृपया मेरा अपराध क्षमा करें, रेडियो पर मौजूद व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया। और इस तरह वैदेही ने हेलीकॉप्टर को सुरक्षित रूप से जहाज पर उतार दिया। जब वे नीचे उतरे तो 6 लोग उनका स्वागत करने आए। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति 60 साल का लग रहा था। उसने सफ़ेद और सुनहरे रंग की वर्दी पहन रखी थी, जिस पर 2 चांदी के सितारे और उसके काले प्रतीक पर एक चांदी का लंगर लगा हुआ था। नमस्कार मिस्टर सक्सेना, 6 लोगों ने उनका अभिवादन किया और उन्हें सलामी दी। मुझे लगता है कि आप फतेह राठी हैं। आदित्य ने बूढ़े नौसेना एडमिरल की ओर देखकर मुस्कुराया। ये व्यक्ति आदित्य से 1 इंच लंबा था। हालांकि उसके पास मांसल शरीर या क्रूर चेहरा नहीं था, लेकिन वह एक अटूट पर्वत की तरह शांत और स्थिर दिख रहा था। फतेह राठी ने आदित्य की ओर मुस्कुराकर देखा और उससे हाथ मिलाने की पहल की। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर सक्सेना, उसने पीछे खड़े लोगों का परिचय देने से पहले कहा। वे जहाज के अधिकारी थे। आप सभी से मिलना सम्मान की बात है, आदित्य ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने वैदेही का परिचय भी उनसे कराया, लेकिन उसने उसकी पहचान के बारे में विस्तार से नहीं बताया। मिस्टर सक्सेना, कृपया मुझे जहाज का भ्रमण कराने दीजिए, फतेह राठी ने इस तरफ इशारा करते हुए कहा। ठीक है, आदित्य यहीं के लिए यहाँ आया था, इसलिए वह तुरंत सहमत हो गया। वे जहाज के चारों ओर एडमिरल और उसके अधिकारियों का पीछा करते रहे। फतेह राठी के अनुसार युद्धपोत में 2400 से अधिक चालक दल के सदस्य थे और वे सभी टोस्ट्रियन नौसेना के कुलीन थे, जो नोल्वोरा नामक दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। जब आदित्य को पता चला कि वे वास्तव में किसी दूसरी दुनिया से हैं, तो वह हैरान रह गया। वह सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़ा था, इसलिए उसे अंतरिक्ष या आकाशगंगा की अवधारणा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने उनसे ये पूछने की कोशिश की कि वे उसके ग्रह पर कैसे पहुंचे, लेकिन किसी कारण से वह उनके द्वारा कहे जा रहे शब्दों को सुन नहीं पाया। ऐसा लगता है कि कोई शक्ति थी जिसने उसे सच्चाई जानने से रोक दिया था। आदित्य को आखिरकार एहसास हुआ कि यह रहस्यमय ऐप कितना ईश्वरीय है। ये वास्तव में दूसरी दुनिया से लोगों को बुला सकता है। इससे उसे विश्वास हो गया कि पूरे ब्रह्मांड पर नजर रखने वाला कोई ईश्वर है। आदित्य ने उनकी दुनिया के बारे में और सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर से उन्हीं प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। अचानक आदित्य का फोन वाइब्रेट हुआ। ये रहस्यमय ऐप से आया नोटिफिकेशन था। चेतावनी, आप अपना 100वां दैनिक पुरस्कार प्राप्त करने के बाद ही अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये शब्द लाल रंग में लिखे थे और इससे आदित्य थोड़ा घबरा गया।
इसलिए उसने उनसे ऐसे प्रश्न पूछना बंद कर दिया जिससे प्रतिबंध लागू हो जाते। पोसेडॉन 001 को 4 परमाणु रिएक्टरों द्वारा संचालित किया गया था और इसमें एक अन्य ऊर्जा स्रोत भी था जो हाइड्रोजन सम्मलन रिएक्टर था। अपने अत्यधिक उन्नत इंजन के कारण युद्धपोत की ऊर्जा खपत बहुत अधिक थी। इसके ऊर्जा हथियारों का तो कहना ही क्या, जिन्हें फायर करने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। आदित्य के लिए ये जानकारी विदेशी भाषा की तरह थी और यदि वैदेही उसे समझाती नहीं तो वह इसका एक अंश भी नहीं समझ पाता। जहाज के चारों ओर घूमने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लगा। आदित्य पूरे समय ऊब गया था, लेकिन वह जानता था कि उसे जहाज के बारे में और भी जानना है। मिस्टर सक्सेना, मेरा सुझाव है कि आप हमारे जहाज के पास के साथ छोटे छोटे द्वीप खरीद लें। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई भी जहाज के पास न जा सके। हम जहाज के स्टेल्थ मोड को भी सक्रिय कर सकते हैं ताकि इसे उपग्रहों और इस क्षेत्र से गुजरने वाले विमानों से छिपाया जा सके। फतेह राठी ने सुझाव दिया। मैं इस पर काम करूंगा। अभी के लिए आपको जहाज के स्टील्थ मोड को सक्रिय करना चाहिए ताकि जहाज को किसी की निगाहों से छिपाया जा सके। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जहाज के पास न आने दें और अगर वे आपकी चेतावनियों को अनदेखा करते हैं तो उन्हें नष्ट कर दें। आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। अगर वह सभी 7 द्वीप खरीद लेता तो सरकार निश्चित रूप से उस पर शक करती, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर महारलिका की सरकार के उच्च अधिकारियों को इस जहाज की मौजूदगी के बारे में पता चल गया तो वे इस पर हमला करने के लिए नौसेना भेज देंगे। मुझे लगता है कि ऐसा होने से रोकने के लिए आपको राजनीतिक दुनिया में प्रवेश करने का समय आ गया है, वैदेही ने कहा। यह सुनकर आदित्य को बहुत तेज सिर दर्द होने लगा। उसने नहीं सोचा था कि युद्धपोत पर दावा करने से उसे इतनी सारी परेशानियां होंगी। क्या मुझे वाकई ऐसा करना होगा? आपको जरूरी नहीं कि कोई अधिकारी ही बने। आपको बस किसी को राष्ट्रपति बनने में मदद करनी है और अपने लिए अनुकूल सौदे करने हैं, वैदेही ने समझाया। अध्याय 96 100 सैनिकों की मांग। अगर उनके नियंत्रण में कोई राष्ट्रपति होता तो उन्हें अपनी गतिविधियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। रहस्यमय ऐप से उसे मिलने वाले दैनिक पुरस्कार और भी ज्यादा चौंकाने वाले होते जा रहे थे, इसलिए सरकार से कुछ सुरक्षा मिलना जरूरी था। महारलिका में अगला अध्यक्ष पद का चुनाव तो अगले साल ही है, लेकिन हमें अभी से उपयुक्त उम्मीदवार की तलाश कर लेनी चाहिए, वैदेही ने शांत स्वर में कहा। आदित्य ने सिर हिलाया। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर उसने फतेह राठी की ओर देखा और कहा, एडमिरल, क्या मैं आपके कुछ आदमी उधार ले सकता हूँ? देखिए, मुझे अभी सैनिकों की सख्त जरूरत है। बूढ़ा एडमिरल उसके शब्दों से अचंभित रह गया। मिस्टर सक्सेना, अगर मैं पूछूं तो आपको कितने सैनिकों की जरूरत है? हम शायद अभी 100। आदित्य ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। उसने ध्यान नहीं दिया कि वैदेही उसके पीछे सिर हिला रही थी। 100, ठीक है। मैं अपने आदमियों में से सबसे अच्छे योद्धाओं को तुम्हारी मदद के लिए भेजूंगा। बूढ़ा एडमिरल मुस्कुराया और ये शब्द बुदबुदाए। बहुत बढ़िया, आप उन्हें आज रात ही कैमरन्स नोटे भेज सकते हैं। मेरे लोग आकर उन्हें ले जाएंगे। इन अतिरिक्त 100 सैनिकों के साथ अब उसे कुछ आश्वासन मिल गया था कि अगर लक्ष्मण वर्मा उसके साथ युद्ध करने का फैसला करता है तो वह बच सकता है। मिस्टर सक्सेना, मुझे उम्मीद है कि आप जहाज के सभी क्रू सदस्यों के लिए रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। वे भले ही उच्च श्रेणी के सैनिक हों, लेकिन उन्हें भी समय समय पर आराम की जरूरत होती है। फतेह राठी अपने सैनिकों की भलाई के बारे में चिंतित था। आदित्य ने बूढ़े एडमिरल की बातें सुनकर प्रशंसा भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। आप निश्चिंत रहिए एडमिरल, मैं अपने लोगों से आप सभी के लिए रहने की व्यवस्था करवा दूंगा। बस आप सभी की जानकारी मुझे भेज दीजिए ताकि मैं उनके दस्तावेज तैयार कर सकूं। बूढ़े एडमिरल की आंखें खुशी से चमक उठीं। उनके नए बॉस से बात करना बहुत आसान था। ठीक है, मैं 100 सैनिकों के साथ उनकी जानकारी भी भेज दूंगा। आदित्य ने एडमिरल से 30 मिनट तक बातचीत की और फिर वैदेही के साथ हेलीकॉप्टर से रवाना हो गया। वह अपाचे असॉल्ट हेलीकॉप्टर पर सवार होना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह असंभव है। आपको 500 सैनिक मांगने चाहिए थे, वैदेही ने अचानक हेलीकॉप्टर को नियंत्रित करते हुए कहा। आदित्य ने उसकी बातें सुनकर अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मुझे इतना क्यों मांगना पड़ रहा है? वैदेही ने उसे ठंडे अंदाज में घूरते हुए कहा। तुमने लक्ष्मण वर्मा को बहुत नीची नज़र से देखा। मैं उसकी जानकारी खंगालूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि वह एक खतरनाक आदमी क्यों है। ये सुनकर आदित्य चुप हो गया, लेकिन उसने फिर भी अपना सिर हिलाया। वापसी की यात्रा बहुत तेज थी। वे 1 घंटे से भी कम समय में उस क्षेत्र में वापस आ गए। वापस लौटने पर उसने तुरंत करण को सूचित किया कि वह कैमरन्स नोटे में पुराने एडमिरल के सैनिकों को ले जाए। आदित्य ने उसे कुछ नकदी भी दी क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत पड़ सकती थी। करण 10 सैनिकों के साथ विला से चला गया। करण के जाने के बाद आदित्य ने टेरेंस का नंबर डायल किया और उसे फोन किया। अरे दोस्त, टेरेंस की ऊंची आवाज गूंजी। टेरेंस, मेरे पास तुम्हारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके बारे में फोन पर बात करना उचित नहीं है। चलो आज रात मिलते हैं।
आदित्य ने पोसाइडन 001 चालक दल के सदस्यों के लिए आवास बनाने के लिए मोंटेफाल्को परिवार की सेवाएं लेने की योजना बनाई। प्रोजेक्ट, हम कितने मिलियन की बात कर रहे हैं? टेरेंस ने मजाक में कहा। मुझे सही कीमत तो नहीं मालूम, लेकिन यह अरबों में होगी। आदित्य ने मोटा मोटा हिसाब लगाने के बाद बुदबुदाया। हाँ, तुमने क्या कहा? टेरेंस उसके शब्दों से दंग रह गया। मुझे लगता है कि तुम्हें एक नज़र डालनी चाहिए, इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं अब फ़ोन रखता हूँ। रुको, दरअसल मुझे आज रात कुछ दोस्तों से मिलना है और मैं उनके साथ अपनी मुलाकात रद्द नहीं कर सकता। देखो, वे मेरे पिता के ग्राहकों के बच्चे हैं, इसलिए मुझे उनके साथ कुछ शिष्टाचार दिखाना होगा। टेरेंस ने माफ़ी मांगते हुए कहा। आदित्य उसके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने सुझाव दिया। क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और तुम्हारी सभा के बाद हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तुम क्या सोचते हो? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शाम 7 बजे मनीला हेवन क्लब में तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। देर मत करना, दोस्त। टेरेंस किसी कारण से उत्साहित लग रहा था। आदित्य को यह नहीं पता था कि ऐसा उसने जिस परियोजना का उल्लेख किया था उसके कारण था या इस तथ्य के कारण कि वह उनकी सभा में शामिल होगा। शुरू में उन्होंने यह आवास परियोजना क्रिजिया को देने की योजना बनाई थी, लेकिन ताज होटल में पहले से ही क्रिजिया के पास बहुत सारे काम थे। रिंग रिंग रिंग। आदित्य ने जब देखा कि कौन कॉल कर रहा है तो उसने कॉल उठाया। नमस्ते मिस्टर सक्सेना, मैं टोयोटा से ब्रैंडी बोल रही हूँ। आपने जिन टोयोटा एवलॉन को बख्तरबंद करने का ऑर्डर दिया था वे तैयार हैं। मैं उन्हें अभी आपके पते पर भेज सकती हूँ। हाँ, तुम बहुत तेजी से काम करती हो ब्रैंडी। तुम मेरे पते पर गाड़ियाँ भेज सकती हो। मैं बाद में तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। आदित्य इस व्यक्ति को काम पर रखना चाहता था। ठीक है मिस्टर सक्सेना, मैं अभी वहाँ पहुँच जाऊंगी। ब्रांडी की प्रसन्न आवाज़ फ़ोन पर गूंजी। अपनी संक्षिप्त बातचीत के बाद उसने ब्रांडी को अपना पता भेजा। उसने माँ को और फरहान को ये भी बताया कि कुछ देर में उसके लिए एक डिलीवरी आने वाली है। वह नहीं चाहता था कि ब्रांडी को क्षेत्र के बाहर जाने से रोका जाए क्योंकि वह उससे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता था। जल्द ही ब्रांडी एक बड़े मालवाहक ट्रक के साथ आया। आदित्य विला से बाहर आया और उसे बातचीत करने के लिए अंदर बुलाया। मुझे अंदर बुलाने के लिए धन्यवाद मिस्टर सक्सेना। ब्रांडी को थोड़ा घबराहट महसूस हुई जब उसने विशाल अतिथि कक्ष के चारों ओर देखा। उनके लिए एक सुंदर शराब तैयार की गई थी। ब्रांडी, मैं तुम्हारी कार्यशैली की प्रशंसा करता हूँ। मेरे लिए काम करना कैसा रहेगा? आदित्य ने तुरंत अपना उद्देश्य बताया। मोटा आदमी उसकी बातों से चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह रहस्यमय अमीर मालिक वास्तव में उसे काम पर रखने में दिलचस्पी रखता है। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अगर मैं आपके लिए काम करने के लिए सहमत हो जाऊं, तो आप मुझसे क्या करवाना चाहेंगे? उसने सावधानी से पूछा। आदित्य ये सुनकर मुस्कुराया। यह मोटा आदमी बहुत चालाक है, इसलिए उसने तुरंत उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। आदित्य ने सोच समझकर कहा, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो मेरे लिए साधारण कामों का ध्यान रख सके। मैं इधर उधर भागना और ये सब काम नहीं करना चाहता और मुझे लगता है कि तुम इस काम के लिए काफ़ी कुशल हो। ब्रांडी टोयोटा में मैनेजर था और उसका मासिक वेतन 21,000 पैसा था। वह अभी भी अविवाहित था, इसलिए उसके पास बहुत ज़्यादा खर्च नहीं था। हालांकि वह हमेशा एक अमीर बड़े बॉस का सहायक बनने का सपना देखता था। बॉस, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा वेतन कितना होगा? उसने झिझकते हुए पूछा। आदित्य ने जवाब देते हुए हंसते हुए कहा, मैंने इस बारे में नहीं सोचा है। 50,000 पैसा आपकी शुरुआती सैलरी कैसी रहेगी? 50,000, मुझे स्वीकार है। ब्रांडी ने तुरंत कहा। अध्याय 97 परीक्षण कवच, मनीला हेवन क्लब। ब्रांडी ने जब वेतन के बारे में सुना तो उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। यहाँ तक कि उनके एरिया मैनेजर जो 6 टोयोटा शाखाओं को संभालते हैं, उनका वेतन केवल 40,000 पैसा था। कोई मूर्ख ही इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है। अच्छा, मैं किसी को बुलाकर कुछ कागजात पर दस्तखत करवा लूंगा, आदित्य ने हंसते हुए कहा जब उसने ब्रांडी के रवैये में अचानक बदलाव देखा। हाँ बॉस। ब्रांडी ने आदित्य को संबोधित करने का अपना तरीका बदल दिया। विला का बटलर जिग्नेश ब्रांडी के साथ कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने आया था। जिग्नेश को पहले से ही इस तरह के मामलों को संभालने का अनुभव था, इसलिए वह बस उन्हें किनारे से देख रहा था। ब्रांडी के कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने के बाद आदित्य बख्तरबंद टोयोटा एवलॉन की जांच करने के लिए विला से बाहर चला गया। ब्रांडी उसके पीछे पीछे चला आया और उसके गोल मटोल चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी। बॉस, मैं गारंटी देता हूं कि राइफल की गोलियां भी इन कारों के बुलेट प्रूफ को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्या ऐसा है? आदित्य ने अपनी थोड़ी रगड़ी और एक सिपाही से पिस्तौल और राइफल लाने को कहा। वह देखना चाहता था कि क्या ये राइफल की गोलियों का सामना कर सकती है।
जब ब्रैंडी ने उनकी बातचीत सुनी तो वह दंग रह गया और वह घबराहट में अपने हाथ रगड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसका नया बॉस वास्तव में कारों के कवच का परीक्षण करने की योजना बना रहा था। ओह नहीं, मुझे उम्मीद है कि यह सब अच्छी तरह से समाप्त होगा, उसने अपने दिल में प्रार्थना की। सिपाही ग्लॉक 19 पिस्तौल और M16 राइफल लेकर वापस आया। आदित्य ने पहले पिस्तौल आजमाए और फिर टोयोटा एवलॉन पर गोली चला दी। टकराना, विंडशील्ड पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें दिखाई दी, लेकिन जब आदित्य ने उसे चेक किया तो कवच का केवल बाहरी हिस्सा ही टूटा हुआ था। बुरा नहीं है, उसने बुदबुदाया। फिर उसने पिस्तौल सैनिक को थमा दी और M16 राइफल पकड़ ली। इस समय ब्रैंडी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि कवच मजबूती से टिका हुआ है, लेकिन जब आदित्य ने M16 राइफल पकड़ी तो उसके हाथ कांपने लगे। बॉस, मुझे लगता है। टकराना, तुमने क्या कहा? क्या तुमने कुछ कहा? आदित्य ने M16 नीचे करते हुए पूछा। ब्रैंडी ने उग्रता से अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं। आदित्य ने अपनी नज़र वापस कार की ओर घुमाई और देखा कि कवच की पहली परत पर सिर्फ कुछ टूटे हुए हिस्से थे, दूसरी परत अभी भी बरकरार थी। ओह, ऐसा लगता है कि तुम्हारा दोस्त काफी सक्षम है। इस कार को उसकी दुकान पर वापस भेजो और इसकी मरम्मत करवाओ, उसने ब्रैंडी के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा। ब्रैंडी ने गहरी सांस ली। हाँ बॉस, उसने माथे पर पसीना पोंछते हुए उत्तर दिया। भगवान का शुक्र है कि इसने राइफल की गोली को रोक दिया। ब्रैंडी को अपने नए बॉस के बारे में दूसरे विचार आने लगे थे। उसे कुछ हद तक पछतावा भी हुआ कि उसने तुरंत उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन अब अपना विचार बदलने में बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने पहले ही दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे और उसके पास अनुबंध का उल्लंघन करने के लिए भुगतान करने के लिए पैसे नहीं थे। यह आपका अग्रिम भुगतान है। यह आपके 2 महीने के वेतन के बराबर है। आदित्य ने 1000 पैसा के नोटों का एक बंडल उसकी ओर फेंका। यह, ब्रांडी चौंक गया क्योंकि उसने पैसे पकड़े। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। आदित्य ने विला में प्रवेश करते हुए हाथ हिलाया। उसे अभी टेरेंस से मिलने की तैयारी करनी थी। ब्रैंडी ने मुस्कुराते हुए पैसों का ढेर सावधानी से अपनी जेब में रखा। उसने आसपास खड़े सैनिकों की तरफ भी सावधानी से देखा, लेकिन उन्होंने उसे सिर्फ तिरस्कार भरी नजरों से देखा। शाम 6:30 बजे आदित्य अपनी लैम्बोर्गिनी सेस्टो एलिमेंटो कार से मनीला हेवन क्लब पहुंचे। ये वह जगह थी जहां अमीर बच्चे आमतौर पर जाते हैं। इस क्लब में प्रवेश करने के लिए सदस्यता कार्ड होना चाहिए और सामान्य सदस्यता कार्ड की कीमत 100,000 पैसा थी। जब आदित्य क्लब में पहुंचा तो उसने देखा कि टेरेंस बाहर उसका इंतजार कर रहा था। वह लड़का एक काले रंग की मेबैक पर झुका हुआ था। टेरेंस को तब आश्चर्य हुआ जब उसने अपने सामने एक खूबसूरत लैम्बोर्गिनी खड़ी देखी। लैम्बोर्गिनी सेस्टो एलिमेंटो, ये कौन सा टाइकून है? इस कार की कीमत $2.7 मिलियन थी और पैसे वाले लोग भी इसे नहीं खरीद सकते थे। दुनिया में इस कार की सीमित संख्या ही थी और आदित्य के पास वास्तव में उनमें से एक थी। जैसे ही आदित्य कार से बाहर निकला, टेरेंस की आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी हो गईं। आदित्य, तुम ऐसे क्यों लग रहे हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो? आदित्य ने हंसते हुए टेरेंस की ओर चलते हुए कहा। टेरेंस ने उससे हाथ मिलाया और मुस्कुराया। तुमने वाकई बहुत बढ़िया तरीके से इसे छुपाया है दोस्त। तुम्हारे पास ऐसी ही कार है, लेकिन फिर भी तुमने मेरे $100,000 ले लिए जब मैं तुम्हारे साथ एक गेम हार गया था। चलो, यह अलग बात है। टेरेंस के चेहरे पर मुस्कान देखकर आदित्य हंस पड़ा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पहले अंदर ले जाऊंगा। इस क्लब में प्रवेश करने के लिए तुम्हारे पास सदस्यता कार्ड होना चाहिए, इसलिए हमें पहले तुम्हारा पंजीकरण करना होगा। टेरेंस उसे क्लब के अंदर ले गया और पंजीकरण के लिए फ्रंट डेस्क पर ले गया। मुझे किस तरह का सदस्यता कार्ड लेना चाहिए? आदित्य ने टेरेंस की राय पूछी। मुझे लगता है कि आपको सिल्वर मेंबर कार्ड लेना चाहिए क्योंकि आप शायद ही कभी ऐसी जगहों पर आते हैं। इस कार्ड के साथ आप पहले से ही उनके अर्थ रूम में प्रवेश कर सकते हैं और यदि आप उनके उत्पाद खरीदते हैं तो आपको 10% की छूट भी मिलेगी। टेरेंस ने उसे एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण दिया। उनके अनुसार मनीला हेवन क्लब में 5 अलग अलग प्रकार के सदस्यता कार्ड हैं और प्रत्येक के अपने अपने लाभ हैं। सामान्य सदस्यता कार्ड से आप केवल क्लब में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई छूट या विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। कांस्य सदस्यता कार्ड की कीमत 500,000 पैसा है और आपको अपनी खरीदारी पर 5% की छूट मिलेगी। सिल्वर सदस्यता कार्ड, जिसकी कीमत 1,000 पैसा है, आपको 10% की छूट और क्लब के निजी कमरे तक पहुंच प्रदान करता है। गोल्ड सदस्यता कार्ड की कीमत 1,000 पैसा है और यह आपको 15% की छूट और एक बड़े निजी कमरे तक पहुंच प्रदान करता है जिसे वे हेवन रूम कहते हैं। जहां तक डायमंड सदस्यता कार्ड की बात है, जिसकी कीमत 5,000 पैसा है, आपको 20% की छूट और किसी भी निजी कमरे तक पहुंच मिलेगी। आपको क्लब द्वारा आयोजित किसी भी प्रमुख कार्यक्रम में भी आमंत्रित किया जाएगा।
आदित्य को ये जगहें पसंद नहीं थीं, इसलिए उसने केवल सामान्य सदस्यता कार्ड के लिए भुगतान किया। चलो चलें, मैं तुम्हें ऊपर स्वर्ग कक्ष में ले चलूंगा, मेरे दोस्त वहां हैं। टेरेंस ने उसका कंधा पकड़ा और उसे घसीटते हुए इमारत की तीसरी मंजिल पर ले गया। अध्याय 98 फिर से पियानो बजाना। बड़ा प्रोजेक्ट। स्वर्ग कक्ष के अंदर 6 लोग थे, उनमें से 2 महिलाएं थीं और बाकी 4 पुरुष थे। ये लोग बहुत युवा लग रहे थे, शायद उनकी उम्र किशोरावस्था के अंत या 20 के आसपास होगी। सब लोग, ये वही दोस्त है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैंने उसके साथ बास्केटबॉल खेला है और मुझे यकीन है कि वह मुझसे बेहतर खिलाड़ी है। अगर ये लड़का तैयार हो तो शायद वह एनबीए में खेल सकता है। टेरेंस ने मुस्कुराते हुए आदित्य का समूह से परिचय कराया। कमरे में मौजूद लोग जब उसे आदित्य की तारीफ करते हुए सुनते हैं तो वे थोड़े हैरान हो जाते हैं। वे टेरेंस के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानते हैं। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी किसी से कमजोर होने की बात नहीं मानता, खासकर जब बात बास्केटबॉल की हो। टेरेंस ने अपने दोस्तों का भी एक एक करके आदित्य से परिचय कराया। उनके परिचय से आदित्य को पता चला कि ये लोग अमीर व्यापारियों के बच्चे हैं। टेरेंस की मदद से आदित्य समूह में घुल मिल गया। आदित्य, तुम अगले एनबीए ड्राफ्ट के लिए घोषणा क्यों नहीं करते? देखो, टेरेंस को ऑरलैंडो मैजिक ने स्काउट किया था और उन्होंने उसे ड्राफ्ट के पहले दौर में 17वें पिक के रूप में चुनने का वादा किया था। ड्राफ्ट से पहले अभी भी 2 महीने बाकी हैं, इसलिए तुम्हारे पास अभी भी उन एनबीए स्काउट्स के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का समय है। आदित्य की ओर देखते हुए किसी ने सुझाव दिया। ये सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। सच बताऊं तो बास्केटबॉल खेलना मेरा बस एक शौक है, मैं इसे अपना करियर बनाने की योजना नहीं बना रहा हूं। टेरेंस को उसके जवाब से थोड़ी निराशा हुई। बहुत बुरा हुआ, अगर आप ड्राफ्ट के लिए घोषणा करते हैं तो मुझे लगता है कि आप तीसरे या शायद दूसरे स्थान पर होंगे। उसने बुदबुदाया। पहली पसंद नहीं। आदित्य ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बास्केटबॉल का अनुभव प्राप्त करने के बाद उसे अपने कौशल पर भरोसा था। उसे एनबीए के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के बराबर माना जाना चाहिए। टेरेंस ने उसे एक तीखा सा जवाब दिया। तुम भले ही अच्छे हो, लेकिन इस साल का सबसे बढ़िया खिलाड़ी तो और भी ज्यादा प्रभावशाली है। वह लड़का 7-5 इंच का विशालकाय है। ये सुनकर आदित्य के चेहरे पर उत्सुकता दिखी। क्यों, क्या तुमने अपना मन बदल लिया? टेरेंस मुस्कुराया। नहीं, मुझे एनबीए ड्राफ्ट के लिए घोषणा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं इस व्यक्ति को खेलते देखना चाहूंगा, आदित्य ने जवाब दिया। आदित्य, हमने टेरेंस से सुना है कि तुम पियानो बजाना जानते हो, क्या तुम हमारे लिए बजा सकते हो? छोटे हरे बाल और नाक में छेद वाली एक युवती ने अचानक पूछा। यह जरूर, लेकिन क्या इस क्लब में कोई पियानो है? आदित्य को उनके लिए एक गाना बजाने में कोई आपत्ति नहीं थी। ये लोग टेरेंस के दोस्त थे और उनके परिवार मोंटेफाल्को परिवार के ग्राहक भी थे, इसलिए वह टेरेंस की खातिर उन्हें नाराज नहीं करना चाहता था। बेशक, नीचे एक पियानो है, मेरे पास गोल्ड मेंबरशिप कार्ड है, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, हरे बालों वाली महिला ने उत्सुकता से कहा। इसके साथ ही वे नीचे गए और स्टाफ से पूछा कि क्या वे पियानो का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके बीच एक गोल्ड मेंबर की मौजूदगी के कारण क्लब के स्टाफ ने उनकी मांग मान ली। संगीत अचानक बंद हो गया और नाच रहे सभी लोग प्रश्नवाचक दृष्टि से डी जे की ओर देखने लगे। क्या चल रहा है? तुमने संगीत क्यों बंद कर दिया? डीजे एक पेशेवर था, इसलिए उसने तुरंत स्थिति समझाई। सब लोग, एक सज्जन हमारे लिए पियानो बजाएंगे। डीजे की बातें सुनकर सभी ने शिकायत करना बंद कर दिया। उन्होंने अपनी निगाहें पियानो की ओर घुमाईं और देखा कि उसके सामने एक सुंदर आदमी बैठा हुआ है। क्लब के अंदर मौजूद महिलाएं उसकी आकर्षक साइड प्रोफाइल देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं। उसकी तीखी जबड़े की रेखा और मॉडल जैसा चेहरा उन्हें आकर्षित कर रहा था। कितना सुंदर है, मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। क्या वह एक मॉडल है? टेरेंस और उसके दोस्त भी आदित्य के स्वभाव में आए अचानक बदलाव से हैरान थे। जब वह पियानो के सामने बैठा था तो वह बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा था। आदित्य ने पार्टी रॉक गाने का पहला नोट बजाते हुए अपनी लंबी उंगलियां हिलाईं। क्लब में अधिकांश लोग इस गीत को जानते थे, इसलिए जब वह पियानो बजा रहा था तो वे भी उसके साथ गाने लगे। जल्द ही सभी लोग आदित्य की जय जयकार करते हुए फिर से नाचने लगे। जब उन्होंने आखिरी नोट बजाया तो सभी ने ताली बजाई। कुछ लोगों ने उनसे एक और गाना बजाने के लिए भी कहा, लेकिन आदित्य ने विनम्रता से मना कर दिया। तुम अच्छे हो भाई। हरे बालों वाली लड़की ने उसे चमकती निगाहों से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदित्य पियानो बजाने में इतना अच्छा होगा। स्वर्ग कक्ष में वापस आते ही बाकी लोगों ने भी आदित्य की तारीफ की। उनके शानदार प्रदर्शन के बाद सभी को उनके बारे में बेहतर धारणा मिली। वे शराब पीते हुए बातें करते रहे और वे तभी रुके जब रात के 1 बज चुके थे। आदित्य, हम पहले घर चलेंगे, आओ फिर मिलते हैं। आदित्य। समूह ने विदाई ली। केवल आदित्य और टेरेंस ही क्लब में रह गए। तो तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो?
टेरेंस ने गंभीर भाव से आदित्य की ओर देखा। मैं 3000 घर बनाना चाहता हूँ। क्या आप ऐसी जगह जानते हैं जहां मैं इतने घर बना सकूं? आदित्य ने अपनी महंगी सिगरेट का कश लेने से पहले पूछा। 3000 घर? क्या आप एक मेगा सब डिवीजन बनाने की योजना बना रहे हैं? टेरेंस ने उसे चौंक कर देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि आदित्य ने उसे बताया कि यह 1 बिलियन पैसा प्रोजेक्ट था। आदित्य ने सिर हिलाया। नहीं, ये घर मेरे लोगों के लिए हैं। क्या आपका मोंटेफाल्को परिवार इस पूरी परियोजना को स्वीकार कर सकता है? टेरेंस ने जवाब देने में संकोच किया। इस परियोजना में बहुत सारा पैसा शामिल है और उसे पूरा भरोसा नहीं था कि उसका परिवार इसे संभाल पाएगा। सच बताऊं तो मुझे यकीन नहीं है। मुझे इस बारे में अपने पिता की राय लेनी पड़ सकती है। हमारा परिवार अमीर हो सकता है, लेकिन हम इस परियोजना के लिए आसानी से 1 अरब नहीं निकाल सकते। क्या होगा अगर मैं तुम्हें 5 अरब पैसा दूं? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आप इतना पैसा निवेश करने को तैयार हैं? टेरेंस उसके शब्दों से अचंभित रह गया। बस मुझे अपना जवाब दे दो। पैसे कोई समस्या नहीं है। आदित्य ने जब ये शब्द कहे तो उसे सोने जैसा एहसास हुआ। टेरेंस ने दांत पीसते हुए कहा, जब तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है तो मैं मना क्यों करूं? अच्छा, हा। आदित्य ने खुशी से टेरेंस से हाथ मिलाया। वह इस बड़े प्रोजेक्ट को किसी और को नहीं देना चाहता था, इसलिए वह खुश था कि टेरेंस ने उसे अस्वीकार नहीं किया। अध्याय 99 वैदेही की राय पूछना और बेवकूफ़ जैसा महसूस करना। आदित्य और टेरेंस ने प्रोजेक्ट के बारे में और चर्चा की। वे 2:30 बजे क्लब से चले गए। अपनी कार के अंदर बैठने के बाद आदित्य ने अपना दैनिक इनाम प्राप्त किया। बधाई हो, आपने डीप सी माइनिंग टेक्नोलॉजी का दावा किया है। आदित्य ने जब अपने हाथ में ब्लूप्रिंट देखा तो भौहें सिकोड़ लीं। उसे नहीं पता था कि यह क्या है, इसलिए उसने ब्लूप्रिंट अपने पास रख लिया। मुझे नींद आ रही है, उसने गैस पर पैर रखते हुए बुदबुदाया। उसने कल रात बहुत शराब पी थी और अगर उसका शरीर स्वस्थ न होता तो वह पहले ही बेहोश हो चुका होता। उसे नहीं पता था कि कैसे, लेकिन फिर भी वह अपने विला में वापस जाने में कामयाब रहा। जब वह उठा तो दोपहर के 1 बज चुके थे और उसका सिर भारी लग रहा था। उसने गर्म पानी से नहाया और वैदेही को ढूंढने लगा। वह उससे डीप सी माइनिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पूछना चाहता था जिसका उसने पहले दावा किया था। वह अपने अध्ययन कक्ष की ओर गया, लेकिन वह वहां नहीं थी। वह कहाँ है? ये देखकर कि वह कमरे के अंदर नहीं थी, उसने भौहें सिकोड़ लीं। वह नीचे गया और नौकरानियों से पूछा, मिस वैदेही बाहर वर्कशॉप में हैं। लगता है वे कुछ जोड़ रही हैं। ये सुनकर आदित्य तुरंत ब्लूप्रिंट हाथ में लेकर विला से बाहर चला गया। वर्कशॉप गैराज के पास ही थी। वहां जाते समय उसे वर्कशॉप से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वैदेही एक ऐसी मशीन बना रही थी जो एक विशाल पॉट की तरह दिख रही थी और जिसके अंदर एक कुर्सी रखी हुई थी। यह क्या है? आदित्य पूछे बिना न रह सका। वैदेही ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, ये वह मशीन है जो तुम्हें उस आभासी दुनिया में ले जा सकती है जिसे मैंने बनाया है, आभासी कैप्सूल। ये तो बस शरीर है। मुझे अभी भी इस कैप्सूल में लगे कंप्यूटर से आभासी वास्तविकता प्रणाली को जोड़ना है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? आदित्य को अपराध बोध हुआ जब उसने देखा कि वह कितनी मेहनती है। वैदेही ने अपना काम रोक दिया और उसे घूरने लगी। मुझे कैप्सूल के पुर्जे जोड़ने के लिए 100 लोगों की ज़रूरत है। मैं ये काम अकेले कर सकती हूँ, लेकिन 50 कैप्सूल जोड़ने में मुझे बहुत समय लगेगा। मुझे सामान के लिए कुछ पैसे दे दो और मुझे एक बड़ी वर्कशॉप भी चाहिए। अगर तुम मुझे ये सब दे दोगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि मैं 1 महीने में 50 कैप्सूल बना सकती हूँ। रुको, हमें 50 कैप्सूल की क्या ज़रूरत है? आदित्य ने आश्चर्य से उससे पूछा। वैदेही ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। आपके पास 50 सैनिक हैं और जल्द ही 100 और आएंगे। अपने सैनिकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको इतने वर्चुअल कैप्सूल की आवश्यकता होगी। वास्तव में मैं 100 वर्चुअल कैप्सूल बनाने की योजना बना रहा हूं क्योंकि हमारे पास प्रशिक्षण के लिए ज़्यादा सैनिक होंगे। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। आदित्य ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। बस मुझे एक सूची दे दो और मैं किसी को तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। तभी उसे याद आया कि वह यहाँ किसी और काम से आया था। वैसे क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यह क्या है? उसने उसे ब्लूप्रिंट देते हुए पूछा। वैदेही ने खामोशी से ब्लूप्रिंट को देखा। 10 सेकंड तक देखने के बाद उसने अपना सिर उठाया और कहा, ये डीप सी माइनिंग की तकनीक है। अगर हम ये सारी मशीनें और उपकरण बना सकें तो हम समुद्र के नीचे से खनिज निकाल सकते हैं। समुद्र तल में बहुत सारे खनिज भंडार छिपे हुए हैं और इस तकनीक से हम इन खनिजों को निकालकर सतह पर ला सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग डीप सी माइनिंग के विचार के खिलाफ हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे समुद्र को नुकसान पहुंचेगा। अगर आप ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप इसे गुप्त रखें, नहीं तो आप पर्यावरणविदों को नाराज कर देंगे।
आदित्य के विचारमग्न चेहरे को देखते हुए उसने कहा, इन खनिजों के महत्व को कम मत समझो। भविष्य में हमें इनका कुछ उपयोग हो सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि तुम कुछ उन्नत मशीनों पर काम कर रहे हो। केवल लाभ के बारे में मत सोचो, इस बारे में सोचो कि अगर तुम इस तकनीक को संभव बनाओगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आदित्य को उसकी बातों पर पूरा यकीन हो गया। महारालिका के आर्म्स कॉर्पोरेशन के शोधकर्ता अभी भी ब्लैक ड्रैगन असॉल्ट हेलीकॉप्टर पर काम कर रहे थे और ऐसा समय आ सकता है जब उन्हें और अधिक खनिजों की आवश्यकता होगी, इसलिए उन्हें एक स्थिर आपूर्ति देना आवश्यक था। इसके अलावा उसके हाथ में अभी और ब्लूप्रिंट थे। ठीक है, मैं जिग्नेश को एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खरीदने के लिए भेजूंगा। मैं किसी को प्रतिभाशाली लोगों की खोज करने के लिए भी कहूंगा जो इस परियोजना पर काम करने में हमारी मदद कर सकें। वैदेही से ज्ञान पाकर आदित्य कार्यशाला से बाहर निकल गया। जब भी वह उसके साथ होता उसे लगता कि वह एक मूर्ख है। मुझे इन चीजों का अध्ययन करना चाहिए, उसने मन ही मन आह भरी। रिंग रिंग रिंग। आदित्य ने अपना फोन उठाया। कॉल ज़ारा नाइक के नंबर से आ रही थी। हेलो मिस ज़ारा नाइक। आदित्य ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। दिनेश राणा और उसके आदमियों की हत्या के बाद कोई भी पुलिस उसकी जांच करने नहीं आई। उसका मानना था कि ज़ारा नाइक ने इस मामले को दबा दिया होगा। मिस्टर सक्सेना, हमें बात करनी है। दोपहर 3 बजे कॉफी प्रोजेक्ट मकाती में मुझसे मिलिए। ज़ारा नाइक की आवाज़ ठंडी थी। आदित्य समझ गया कि वह अपना गुस्सा दबा रही थी। ठीक है, मैं वहां आऊंगा। उसे नहीं पता था कि वह किस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन उसने उसे अस्वीकार नहीं किया। कौन जानता था कि अगर उसने उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया तो वह क्या करेगी। आदित्य ने दूसरी तरफ से जोर से पाक की आवाज़ सुनी। उसने टेलीफोन तोड़ दिया होगा, उसने हंसते हुए सोचा। आदित्य ने अपनी घड़ी पर समय देखा। उसने पहले हल्का खाना खाने का फैसला किया। ज़ारा नाइक के साथ उसकी निर्धारित मीटिंग में अभी भी 2 घंटे बाकी थे। उसके पास अभी भी तैयारी के लिए काफ़ी समय था। अपना नाश्ता और दोपहर का भोजन खाने के बाद आदित्य ने एक साधारण पोशाक, एक ओवरसाइज्ड सफ़ेद शर्ट और क्रीम रंग की पतलून चुनी। फिर उसने अपने शरीर पर कुछ बुल्गारी परफ्यूम छिड़का और विला से बाहर जाने से पहले अपने बिखरे बालों को व्यवस्थित किया। वह इस बार बहुत हाई प्रोफाइल नहीं दिखना चाहता था, इसलिए उसने बख्तरबंद टोयोटा एवलॉन में से एक को चलाने का फैसला किया। यह अभी भी सड़कों पर दुर्लभ था, लेकिन ये लैम्बोर्गिनी सेस्टो एलिमेंटो जितना चमकदार नहीं था। अध्याय 100 ज़ारा नाइक की छोटी छोटी तरकीबें। आदित्य कॉफ़ी प्रोजेक्ट मकाती की ओर चल पड़ा। यह एक कॉफ़ी शॉप थी जो अपने उच्च गुणवत्ता वाले कॉफ़ी उत्पादों के कारण मनीला में प्रसिद्ध थी। अपनी कार से कॉफ़ी शॉप की ओर जाते समय आदित्य ने स्टारबक्स को भेजी गई रेसिपी के बारे में सोचा। अब तक कंपनी को उसकी रेसिपी का परीक्षण कर लेना चाहिए था और जल्द ही यह मेन्यू का हिस्सा बन जाएगी। मुझे मॉर्गन और लॉरेंस से रेसिपी के बारे में पूछना चाहिए, उसने मन ही मन सोचा। कुछ ही देर में वह कॉफ़ी शॉप पर पहुंचा। उसने देखा कि दुकान की पार्किंग में पुलिस की एक गाड़ी खड़ी थी। आदित्य ने अपनी कार पार्क की और कॉफ़ी शॉप में घुस गया। उसने इधर उधर देखा और ज़ारा नाइक को पुलिस की वर्दी पहने देखा। अपने अनुभव से उसने ये भी देखा कि वहाँ 2 और लोग थे जो पुलिस अधिकारी लग रहे थे। वे आम कपड़े पहने हुए थे, लेकिन आदित्य उनके व्यवहार से उनकी पहचान सकता था। आदित्य ने उस जगह को देखा जहां ज़ारा नाइक बैठी थी और जांच की कि कहीं कोई अजीब चीज़ तो नहीं छिपी है। उसे नहीं पता था कि उसने कोई वायरटैपिंग डिवाइस रखी है या नहीं, इसलिए उसे अपने शब्दों पर ध्यान देना पड़ा। ऐसा लगता है कि यह महिला मुझसे सावधान है। वह अपने साथ अपने 2 लोगों को भी लेकर आई है। नमस्ते मिस ज़ारा नाइक। आदित्य ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। ज़ारा नाइक ने उसे घूरकर देखा और झिझकी। वह आदित्य को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अनिच्छा से उससे हाथ मिलाया। मिस्टर सक्सेना, अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आने के लिए धन्यवाद, उसने उसे एक झूठी मुस्कान देते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं भी फैजान रिजवी का हालचाल पूछने आया था। वह कैसा है? आदित्य को फैजान रिजवी की चिंता थी। हालांकि बदला लेने के बाद उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन फैजान रिजवी अभी भी कोमा में था। ये सुनकर ज़ारा नाइक ने सिर हिलाकर आह भरी। सर, फैजान रिजवी अभी भी कोमा में हैं। उसे किसी बड़े अस्पताल में स्थानांतरित करने के बारे में आपका क्या विचार है? आदित्य ने पूछा। ज़ारा नाइक ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने डॉक्टर को भी यही सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि यह यात्रा उसके लिए खतरनाक होगी। उसका शरीर अब बहुत कमज़ोर हो चुका है और लंबी यात्रा उसके लिए बहुत ज़्यादा हो सकती है। आदित्य की बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसके मन में भी अपराध बोध की लहर दौड़ गई। उसकी वजह से ही फैजान रिजवी दिनेश राणा के मामले में शामिल हुआ था, इसलिए उसे लगा कि इस मामले के लिए वही जिम्मेदार है। मिस्टर सक्सेना, मैं आपको चेतावनी देने आई हूं कि आप हमारे मामलों में दखल न दें। कृपया हमारे काम में फिर से दखल न दें, ज़ारा नाइक ने आदित्य की ओर देखते हुए कहा। आदित्य अपनी कुर्सी पर झुक गया और अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया।
या फिर क्या, उसने पूछा और एक मासूम मुस्कान दी। लक्ष्मण वर्मा के ड्रग कार्टेल जैसे बड़े सिंडिकेट को संभालने के लिए वह पुलिस पर कैसे भरोसा कर सकता था? अगर वह उन पर भरोसा करना चाहे तो वह मूर्ख होगा। यहाँ तक कि सेना भी उनके शीर्ष सदस्यों को पकड़ने में असहाय थी। ज़ारा नाइक ने जब उसकी बातें सुनी तो उसके माथे पर बल पड़ गए। मिस्टर सक्सेना, मैं आपको सिर्फ एक दोस्ताना सलाह दे रही हूँ क्योंकि आप सर फैजान रिजवी के दोस्त हैं। कृपया मेरे लिए चीज़ें मुश्किल न बनाएं। उसने बुदबुदाते हुए कहा। आदित्य ने अपनी मुद्रा ठीक की और अपना सिर उसके करीब ले गया। मिस ज़ारा नाइक, अगर मेरी मदद न होती तो आप और आपकी टीम अब तक दफन हो चुकी होती। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। ज़ारा नाइक ने जब ये सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब है तुम्हारा? आदित्य ने अपना सिर हिलाया और मेज़ पर रखी कोल्ड ब्रू कॉफ़ी को पकड़ लिया। जवाब देने से पहले उसने एक हल्का घूंट लिया। हमारा एक ही दुश्मन है, इसलिए मेरे साथ हिसाब किताब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी मदद के बिना आप लोग लक्ष्मण वर्मा के ड्रग कार्टेल को संभाल नहीं पाएंगे। ये सुनकर ज़ारा नाइक के दांत खट्टे हो गए। हाल ही में मालाबोन में जब वे दिनेश राणा और उसके आदमियों की मौत की जांच कर रहे थे, तब उनका सामना लक्ष्मण वर्मा के आदमियों से हुआ। पुलिस और लक्ष्मण वर्मा के आदमियों के बीच गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में 3 पुलिस अधिकारी घायल भी हुए। आदित्य के शब्द वाकई बहुत सटीक थे। पुलिस अकेले लक्ष्मण वर्मा के आदमियों से निपट नहीं सकती थी। हाल ही में उनके साथ हुई मुठभेड़ के बाद उसे यह एहसास हुआ। मिस्टर सक्सेना, क्या आपको लगता है कि आप जो चाहें कर सकते हैं क्योंकि आप अमीर हैं? आदित्य ने कंधे उचका दिए। क्या तुमने मुझे पूछताछ के लिए यहाँ बुलाया है? सुनो, अगर फैजान रिजवी न होता तो मैं तुमसे मिलने भी नहीं आता। फिर वह खड़ा हो गया और उसे ठंडे अंदाज में घूरने लगा। बहुत देर हो गई है और मुझे अभी भी कुछ काम है। माफ़ करना। ज़ारा नाइक को उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक बातचीत के बीच में ही बाहर चला जाएगा। रुको, उसने उसे आवाज़ दी, लेकिन आदित्य ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोनों पुलिस अधिकारी खड़े हो गए, लेकिन उसने उन्हें रोकने का इशारा किया। फिर उसने टेबल के नीचे चिपकाया हुआ वायरटैपिंग डिवाइस पकड़ लिया, लेकिन उसका चेहरा जल्दी ही उतर गया। अरे, उसने मन ही मन गाली दी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आदमी चला गया। उसने वायरटैपिंग डिवाइस को जरूर देखा होगा। इस बीच कॉफ़ी शॉप के बाहर आदित्य ने अपने हाथ में पकड़े छोटे से डिवाइस को कुचल दिया। तुम मेरे साथ चालाकी से खेलने के लिए बहुत छोटे हो, उसने अपनी कार में बैठते हुए कहा। वह विला में वापस आया और जिग्नेश को 100 श्रमिकों की तलाश करने के लिए भेजा। उसने जिग्नेश से यह भी कहा कि कार्यशाला का जीर्णोद्धार करे और उसे इतना बड़ा बनाए कि उसमें उनके नए उपकरण और 100 श्रमिक रह सकें। इस मामले से निपटने के बाद उसने वैदेही को अपना प्रोजेक्ट जारी रखने के लिए कुछ नकद राशि दी। आदित्य ने फिर टेरेंस को फ़ोन किया और उसे कहीं मिलने के लिए कहा। इस बार वे मनीला हेवन क्लब नहीं गए। वह जगह बहुत शोरगुल वाली थी और यह असुविधाजनक था क्योंकि वे आवास परियोजना पर चर्चा कर रहे थे। जब वह तय स्थान पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि टेरेंस वास्तव में अपने पिता ल्यूक मोंटेफाल्को को भी अपने साथ लाया था। ल्यूक अंकल, आदित्य ने ल्यूक का अभिवादन किया और उनसे हाथ मिलाया। आदित्य, तुमने मुझे सच में चौंका दिया है। ल्यूक हल्के से हंसा। पहले तो उसने सोचा कि आदित्य एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह आदमी वास्तव में एक गुप्त अरबपति था। आदित्य ने उसकी बात सुनकर केवल मुस्कुराया। चूंकि अंकल ल्यूक यहाँ हैं, इसलिए चीजें कम जटिल हो गई हैं। ल्यूक ने गंभीर भाव बनाए। उसने खुद आने का फैसला किया क्योंकि यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि टेरेंस अकेले उसे संभाल नहीं सकता था। मैं पूरी तरह तैयार हूँ।